वेलकम टू यू माय ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको कल सूचित किया गया था कि आज से आपका ऑनलाइन क्लास शुरू किया जाएगा, तो आज हम क्लास 12th के, जैसा कि हमने कल भी बता दिया है कि क्लास 12th के लेसन नंबर 14 सेकंड पेपर की हम बात कर रहे हैं। और आजकल तो फिलहाल दोनों चैप्टर्स एक ही में हैं, चाहे वो सेकंड के हों चाहे वो फर्स्ट के हों। सेकंड पेपर के एक चैप्टर्स बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे जैव अणु। अब यहाँ बात आती है कि इस चैप्टर का नाम जैव अणु है, तो जैव का मतलब क्या होता है, अणु का क्या मतलब होता है। ये चैप्टर हमारे क्लास 12th में दिया गया है। इसके पहले भी हम एटम और मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सब हम जानते हैं। अगर हम इसको केमिस्ट्री की भाषा में ना देखते हुए एक बार हिंदी के संधि पर चलते हैं, तो इसका या संधि ना चल करके हम इसका दो शब्द सुन रहे हैं। फर्स्ट है जैव और दूसरा है अणु। दोनों शब्दों का अगर हम अलग अलग एक अर्थ निकालें तो हमें कुछ पता चलेगा। जैव जैव का मतलब होता है कि जीव जंतुओं से संबंधित या हम लोगों से संबंधित, हम भी एक एज ए एनिमल्स हैं। अणु अणु हम भी ये जान चुके हैं कि परमाणुओं का संगठन ही अणु है। अब बात आती है कि जैव का अणु, तो हमें इस बात पे विचार करना होगा कि हमारे अणु की चर्चा नहीं चल रही है। जैसे हम लोगों ने पदार्थों के अणु समझे होंगे, यौगिकों का समझे होंगे, तत्वों का समझे होंगे, बहुत से अणु हम जाने, लेकिन यहाँ बात आती है जैव अणु अर्थात जीवों का अणु। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह हमारा अणु, हमारे शरीर में प्रयोग किए जाने वाला अणु। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें उपयोगी हैं, जो भी पदार्थ उपयोगी हैं, उन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। अब बात आती है कि हमारे बॉडी में कौन कौन से अणुओं की या यौगिकों की आवश्यकता होती है। चलिए हम इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। विचार में हम ये देखेंगे कि अगर हम खेती करते हैं और अपने खेत में सरसों के पौधे को लगाते हैं, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता है जिसके लिए हमने सरसों के पौधे को लगाया है। हमें सरसों के पौधे की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है उस सरसों के पौधे से मिले हुए सरसों के फल और उससे प्राप्त ऑयल की ज़रूरत हमें है, ना कि सरसों के पौधे के। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो भी खाते पीते हैं उसकी आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं है। जैसा कि हमने अगर रोटी खाया तो रोटी की आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं है, या हमने कोई फल खाया तो उसकी फल की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उसमें जो फल में या रोटी में या दाल में प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स आदि चीज़ें जो उपस्थित हैं, उसी की आवश्यकता हमारे शरीर को है। हमारे शरीर को रोटी, दाल, चावल, फल, सब्जी ये नहीं चाहिए। हमारे शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज आदि चीज़ों की आवश्यकता हमारे शरीर को है, ना कि रोटी, दाल, चावल की। अब हम रोटी, दाल, चावल का उपयोग इस नाते करते हैं क्योंकि जैसे हम चाहे वो मीट खाएं, मछली खाएं, अंडा खाएं, जो भी खाते हैं उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए जब उसको हम खाते हैं तो डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद हमें जो भी पोषक तत्व उससे प्राप्त होते हैं या अणु परमाणु यौगिक प्राप्त होते हैं, उससे हमारे शरीर का संचालन होता है, हमारे शरीर में उसका उपयोग होता है। तो हम इस बात पर पहुंच चुके हैं कि हमारा चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु। हिंदी में इसे जैव अणु कहेंगे, अंग्रेजी में बायोमॉलिक्यूल्स। अब हम ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जैव अणु का मतलब क्या है। तो जैव अणु का मतलब यही है कि
इस चैप्टर के अंतर्गत हमें यही पढ़ना है कि हमारे शरीर के अंदर वो कौन कौन से अणु हैं जिसका उपयोग होता है, या हमारी शरीर वो कौन से अणु हैं जिस पर डिपेंड करती है। किन किन अणुओं की आवश्यकता जीवों को अनिवार्य रूप से है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अगर हम आपको डिफिनेशन की बात कहें तो थोड़ा सा आप डिफिनेशन लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। जैव अणु का डिफिनेशन आप कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी समझाया भी आपको कि वे अणु जो जीवों के वृद्धि, विकास आदि के प्रमुख आधार होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वे कार्बनिक या अकार्बनिक अणु जो जीवों के वृद्धि, विकास आदि के मुख्य आधार होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा जीवधारियों की वृद्धि, अनुरक्षण तथा उनके सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। अब हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि जैव अणु हमने समझ लिया कि वे कार्बनिक या अकार्बनिक अणु जो हमारे शरीर के वृद्धि, विकास के प्रमुख आधार हैं या उसके प्रति उत्तरदायी हैं, जैव अणु कहलाते हैं। ऐसे बहुत से अणु हैं, परंतु इस चैप्टर के अंतर्गत हम सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसमें पहला अणु है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा अणु हमारा होगा, ऐसे इसमें 5-7 तक दिए गए हैं, लेकिन हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहली टॉपिक्स कार्बोहाइड्रेट, फिर विटामिन की बात कर लेंगे। खत्म हो गया। बायोमॉलिक्यूल्स में जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ ही टॉपिक्स पे हमें इस लेसन के अंतर्गत पढ़ाई करनी है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पहली टॉपिक हमको पढ़नी है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी पढ़नी है विटामिन, और तीसरा पढ़ना है प्रोटीन, फिर चौथा न्यूक्लिक एसिड, पांचवा लिपिड, और छठा हार्मोन्स, और सातवां वसा। आपको हम ये भी बता दें कि इस चैप्टर के अंदर सबसे लंबी टॉपिक आपकी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स काफ़ी बड़े हैं। हम पारी पारी से इन सभी टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः रिपीट करते हुए हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। आपके चैप्टर का नाम जैव अणु, जिसे हम अगर परिभाषा में कन्वर्ट करना चाहें तो आप अपने शब्दों में कह सकते हैं कि वह कार्बनिक या अकार्बनिक अणु जो जीवों के वृद्धि, विकास एवं उनकी एनर्जी को लेवल को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं, वो जैव अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। अब बात आती है कि वे कौन कौन से अणु हैं जो हमारे शरीर को
पोषण देते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, जो हमारे शरीर में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिससे हमारे शरीर का संचालन सुचारू रूप से चलता रहता है। तो हमने आपको बताया कि 7 टॉपिक्स इसमें हमको पढ़ने हैं, अर्थात ये 7 अणु ऐसे हैं कि जिसको हमें जैव अणु के माध्यम से इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टॉपिक्स की। सबसे पहला टॉपिक्स हमारा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें या वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। आपको ये भी बताएं, कार्बोहाइड्रेट्स आज के काफ़ी समय पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब मॉडर्न युग है, मॉडर्न पढ़ाई है, मॉडर्न बुक हैं और सब्जेक्ट भी मॉडर्न्स हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले इस कार्बोहाइड्रेट्स को वैज्ञानिक और बहुत से लोग, बड़े बड़े विद्वान स्वाद के आधार पर इसको पहचानते थे। किसके आधार पर? स्वाद के आधार पर पहचाना जाता था। अगर उस जिसका स्वाद मीठा होता था उसको कार्बोहाइड्रेट, मीठे स्वाद से इसको पहचानते थे। जैसे आपको चावल खाए होंगे, रोटी खाते होंगे, तो जब आप खाते होंगे तो खाने के पश्चात कुछ मीठापन आपको महसूस होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को प्रदर्शित करता है। हाँ, ये भी सच नहीं है। मॉडर्न ज़माने के हिसाब से, मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से ये सच नहीं है कि जो स्वाद में मीठे हों वही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। चलिए एक छोटा सा डेफिनेशन हम आपको बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आप किसे कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट आपके प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कार्बनिक यौगिक है। आपके वायुमंडल में या कार्बन के यौगिकों में सबसे बड़ा यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स है। मॉडर्न परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के बृहद बहुलकी यौगिक जो जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। एक बार फिर से आप सुनेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या बृहद बहुलकी यौगिक जो जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एक बात से तो ये क्लियर है कि चाहे वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, इनका जल अपघटन के पश्चात जो बृहद अणु, अब बृहद अणु का मतलब क्या हुआ? बृहद अणु में एक छोटा सा उदाहरण हम ले लें कि जैसे हमें बहुत लंबी जंजीर बनानी है, तो जंजीर हम नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? छोटे छोटी कड़ी बनाते हैं, उनको जोड़ करके हम बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार करते हैं। उसी प्रकार इसमें आपसे कहा गया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के बहुत से अणु, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हुआ कि हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के बहुत से अणु, उसको हम यन मान लेते हैं। यन का मतलब उसका नंबर आपको ज्ञात नहीं है कि 2 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 200 हैं, ये आपको नहीं पता। या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उसको भी, उसकी जितने भी अणु आप बढ़ा लें, जितना भी बड़ा हो, ऐसा कोई मानक नहीं है कि 1 ही होगा या 2 ही। हाँ, ये है कि अगर 1 होगा, 2 होगा तो उसके गुणों में अंतर होगा, उसमें उसके नाम में अंतर होगा, उस यौगिक में अंतर होगा, लेकिन बनेगा कार्बोहाइड्रेट से ही। तो फिर से एक बार सुनिए कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ये जल अपघटन के पश्चात, जल अपघटन क्या होता है? एक अगर हम
अपनी भाषा में अगर यूज करें तो हम कहेंगे जल अपघटन का मतलब जल के साथ क्रिया। जल अपघटन का मतलब जल के साथ क्रिया के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अगर हम दूसरे रूप में भाषा चेंज करके अगर इसका परिभाषा निकालने की कोशिश करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कार्बनिक यौगिक है। सबसे बड़ा कार्बनिक यौगिक है। और भी बहुत सी परिभाषाएं हैं जिसे आप अपने किताबों के माध्यम से जान सकते हैं, या आपको जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, हमने इसका डिफिनेशन जान लिया, अर्थात परिभाषा को हमने समझ लिया, परिभाषा को हमने जान लिया। अब बात आती है वर्गीकरण। क्या आता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण को अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन। हमने आपको भी डिफिनेशन में ही बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कार्बनिक यौगिक है। तो यदि बड़ा है तो इसका वर्गीकरण भी बड़ा होगा। परंतु चलिए हम बात कर लेते हैं कि हम इसका वर्गीकरण किस आधार पे करेंगे। हमने आपको डिफिनेशन में भी अभी एक बात की चर्चा की जिसको हम जल अपघटन कहें। तो चलिए सबसे पहला अध्ययन हम यही कर लेते हैं। पहला वर्गीकरण हम करेंगे जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर, अर्थात जल से क्रिया के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, ये हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम ये भी बताते हैं आपको कि जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले आपसे चर्चा की थी कि जल अपघटन के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो कितने प्रकार के होंगे, और एक प्रकार से और हम लिख लेते हैं, दूसरा है स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विथ वाटर, पहले आपको लिखाया गया। दूसरा है स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। फिलहाल हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण सिर्फ दो आधार पे पढ़ाएंगे। पहला आधार होगा जल अपघटन के आधार पर, दूसरा होगा स्वाद के आधार पर। चलिए हम पहले के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। जल अपघटन के आधार पर और स्वाद के आधार पर। फर्स्ट जल अपघटन के आधार पर और सेकंड स्वाद के आधार पर। हमने अभी डिफिनेशन में इसी बात की चर्चा की थी कि पहले लोग स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानते थे। अभी हमने आपको भी बताया है कि आप भी स्वाद से कुछ कार्बोहाइड्रेट का अनुभव कर सकते हैं। आप कोई चीज़ खाते हैं, फल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो खाने के पश्चात आपको कुछ मीठापन महसूस होता है स्वाद से, अगर आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम केमिस्ट्री लैब में या केमिस्ट्री बुक्स में हम सब कुछ स्वाद के आधार पर जान लेंगे। लैब में तो ऐसा है नहीं कि हम हर चीज़ को टच कर सकते हैं या उसको छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं। सावधानियां हम लोगों को अपनानी होती हैं। ऐसा नहीं कि हम हर बोतल को खोल करके चेक कर लें कि ये मीठा है कि तीखा है। बहुत से ऐसे जहरीले गैसें भी हैं कि अगर हम उनको सूंघ लें तो हमको नुकसानदेह हो सकता है। तो चलिए हम इतनी चीज़ों को जान लिए कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं। उसके बाद उन मॉलिक्यूलों के फर्स्ट टॉपिक को हम पढ़ना शुरू किए,
उसका डिफिनेशन मैंने आपको बताया, डिफिनेशन जैसा कि आप लिखे हुए होंगे। फिर वर्गीकरण में हम 2 वर्गीकरण हमने आपको बताया, इसको हम ए मान लेते हैं और इसे सेकेंड वाले को बी मान लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ए वाले वर्गीकरण का। ए वाले वर्गीकरण में आपसे कहा गया जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करना चाहें तो उस वर्गीकरण को हम विशेषकर 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला है मोनोसेकेराइड। क्या है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड। क्या है? ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। आप साथ में नोट्स भी करते चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आपको हमने बताया मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। यदि आप अंग्रेजी को लाइक करते हैं तो अंग्रेजी में लिख लीजिए मोनोसेकेराइड, SACCHARIDES, मोनोसेकेराइड। ये आपकी अंग्रेजी हो गई। अब हम देख रहे हैं कि हमारी हेडिंग्स बढ़ती जा रही हैं, इससे आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी भी उसी लाइन पे हैं जहाँ थे। बायोमॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन के बाद उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये भी हमने पता कर लिया। फिर फर्स्ट का हम पढ़ रहे हैं, हमको ये ध्यान होना चाहिए कि हम बायोमॉलिक्यूल्स में पहली टॉपिक स्टार्ट किए जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनेशन हो गया। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से हमने आपको बताया। अब 2 प्रकार, पहला था जल अपघटन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिएक्शन। फिर स्वाद के आधार पर दूसरा वाला है आपको, लेकिन अभी हम स्वाद के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं जल अपघटन के आधार पर हमारे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि 3 प्रकार का वर्गीकरण हो सकता है जल अपघटन के आधार पर। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड्स और थर्ड वाला है पॉलीसेकेराइड्स। आपको हम बता दें इसमें कई उदाहरण, इसमें कई पार्ट बन जाते हैं। जैसे इसमें बनेगा डाइसेकेराइड्स, फिर है ट्राइसेकेराइड्स, फिर है टेट्रासेकेराइड्स और भी हैं, बट हम इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे ओलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत। पहले हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मोनोसेकेराइड्स क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स क्या है और पॉलीसेकेराइड्स क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं मोनोसेकेराइड्स की। अभी तक आप लोगों ने बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स को सुना होगा, यूज किया होगा, परंतु हो सकता है कि आपको ये एहसास ना रहा हो कि जो हम यूज करते हैं यही कार्बोहाइड्रेट्स हो। चीनी, क्या यूज करते हैं आप? चीनी का फार्मूला भी शायद आपको पता होगा। इसका फार्मूला है C12H22O11। अब चीनी के बजाय हम इसको सुक्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज। इसी का अगर हम जल अपघटन कराएंगे तो ये 2 अणुओं में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
ध्यान सुनिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसी फार्मूले से एक कंफ्यूजन है, इसी को हम सुक्रोज भी कहेंगे, इसी को हम माल्टोज भी कहेंगे और इसी को हम लैक्टोज भी कहेंगे। अब आपके माइंड में थोड़ा सा निराशा या सोच रहे होंगे आप लोग कि फार्मूला सेम है तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सुक्रोज है और कौन सा लैक्टोज है और कौन सा माल्टोज है। लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीनों फार्मूले भले ही सेम हों, लेकिन कुछ तो अंतर होगा जिससे इन तीनों का नाम सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज पड़ा। ये हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड के अंतर्गत। इसके अंतर्गत, डाइसेकेराइड के अंतर्गत। चलिए अभी हम इसकी चर्चा ना करते हुए जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, जो है C6H12O6। C6H12O6। यहां भी आपको संदेह पैदा होगा, क्यों? क्योंकि ये तीन है। C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, इसी को हम फ्रक्टोज भी कहते हैं और इसी को हम गैलेक्टोज भी कहते हैं। अब समस्या यहां हुई कि आप कैसे जानोगे कि कौन सा ग्लूकोज, कौन सा फ्रक्टोज, कौन सा गैलेक्टोज। चलिए अभी हम सिर्फ वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण के बाद जब हम मोनोसेकेराइड को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो फिर आपको हमने बताएंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। उस डिफरेंस को हम आपको समझाएंगे, पूर्ण रूप से आपको कोई संदेह नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं। जल अपघटन के आधार पर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स तीन प्रकार के हैं। पहला मोनोसेकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसेकेराइड्स और तीसरा पॉलीसेकेराइड। हम प्रथम वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। पहले इसको जानते हैं क्या। तो आप मोनोसेकेराइड्स का थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनेशन में आप लिख लीजिए, वह कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन के पश्चात, वह कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन के पश्चात विघटित नहीं होते, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी अणु में नहीं टूटते, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वह कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन के पश्चात विघटित नहीं होते या कई अणुओं में या 2-3 अणुओं में नहीं टूटते, वो मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। मोनोसेकेराइड्स के अगर फार्मूले की हम बात करें तो ये 3 उदाहरण जो अभी हमने आपको लिख के भी बताया है, लिखकर भी हमने बताया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। चलिए हम जल से क्रिया करा के भी देख लेते हैं कि क्या ये अपघटित हो रहे हैं। C6H12O6 प्लस H2O रिएक्शन करा दें हम। अगर हम इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो अभी भी मेरे पास कार्बन 6 ही है, कार्बन तो चेंज नहीं हुआ। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास 14 हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या 7 हो गई। अगर हम
इसको किसी भी अणु में तोड़ना चाहें तो बटे 1 करके तो हम कुछ कर नहीं सकते, 2 करके हम देख लेते हैं। अगर हम 2 करके देख लिए तो हमको मिल जाता है 2 अणु C3H7O। आपको पता है कि यहाँ 7/2 करने के बाद 3.5 आएगा। केमिस्ट्री में कोई तत्व पॉइंट में नहीं होता, विशेष करके कार्बोहाइड्रेट्स में। अर्थात हमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स अणु नहीं मिले, कार्बोहाइड्रेट्स अणु हमें कोई भी प्राप्त, ये हमने ग्लूकोज लिया था, ये ग्लूकोज हमने ले लिया और ग्लूकोज की क्रिया जल से कराने पर हमें कोई भी कंपाउंड नहीं मिला, अर्थात नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी के आधार पर अभी अभी हमने मोनोसेकेराइड का एक डेफिनेशन भी आपको बताया कि वह कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन के पश्चात किसी भी अणु या कोई कार्बोहाइड्रेट्स अणु में नहीं विघटित होते, नहीं टूटते, वह आपके क्या कहलाएंगे? मोनोसेकेराइड। ठीक उसी प्रकार से अगर हम फ्रक्टोज ले लें तो सेम रिएक्शन मिलेगा आपको, इसमें भी नो चेंज। अगर हम गैलेक्टोज ले लें तो इसमें भी वही चीज, नो चेंज। ध्यान रहे, अब आपको संदेह इस बात पर हुआ होगा कि सर इस बात को तो कह रहे हैं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लेकिन फार्मूले तीनों के सेम हैं। तो अब फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हम मोनोसेकेराइड टॉपिक को लॉन्ग फॉर्म में यानी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तब हम इसको आपको, ये एक बहुत बड़ी टॉपिक होगी, उसी में आपको हम सारी चीज़ें, इसका स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी मोनोसेकेराइड की, वो वहाँ पे हम समझ लेंगे। अभी हम सिर्फ वर्गीकरण जान रहे हैं। मोनोसेकेराइड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। हम पहले वाले से पढ़ाई शुरू किए जिसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड का डिफिनेशन ये बना कि वह कार्बोहाइड्रेट्स, ये ग्लूकोज आपका एक कार्बोहाइड्रेट्स है, फ्रक्टोज आपका एक कार्बोहाइड्रेट्स है, गैलेक्टोज आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, वह कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन अर्थात जल से क्रिया करके किसी भी अणु में या किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स के अणु में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, विघटित नहीं हो रहे हैं, ये मोनोसेकेराइड कहलाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तो आपको एक ही फार्मूला याद करना है, उसी को 3 बार लिख देना है, उसी को 3 बार लिख देना है। और हमने अगर इसके सामने ग्लूकोज लिखा है तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, आप इसके सामने गैलेक्टोज लिख दीजिए, ग्लूकोज यहाँ लिख दीजिए, फ्रक्टोज यहाँ लिख दीजिए, जैसी आपकी इच्छा वैसा लिख सकते हैं। बट जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इनके स्ट्रक्चरों में परिवर्तन है, चेंजिंग है, तो वहां पर ऐसी गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर आप फ्री हैं, एग्जाम्पल्स में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। सेकंड वाले की हम बात कर लेते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने मोनोसेकेराइड का अध्ययन कर लिया। अब दूसरी बात आ रही है ओलिगोसेकेराइड्स। आपको ये भी बता दें, इसका जो डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन मोनोसेकेराइड से रिलेटिव ही है। ऐसा नहीं कि आपको इसका डिफिनेशन अलग से याद करना पड़ेगा। आपने मोनोसेकेराइड का डिफिनेशन यही लिया था कि वह कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन के पश्चात कोई भी अणु कार्बोहाइड्रेट्स के नहीं देते या कार्बोहाइड्रेट्स के किसी अणु में नहीं विघटित होते, वो मोनोसेकेराइड कहलाते थे। तो वही यहाँ पर परिवर्तन कर देना है आपको।
वही आपको यहाँ परिवर्तन कर देना है। आपको ये कहना है कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल से क्रिया करके दो या दो से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स अणुओं में विघटित हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। एक बार पुनः फिर से आप सुन लीजिए, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन के पश्चात दो या दो से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स अणुओं में विघटित हो जाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। अभी कुछ देर पहले हमने चीनी का एक उदाहरण दिया था। अब यहां बात आई, डेफिनेशन हम जान गए ओलिगोसैकेराइड्स का कि वह कार्बोहाइड्रेट्स जो जल से क्रिया करने के पश्चात या जल से अपघटन के पश्चात दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। चलिए हम तीन का अध्ययन कर लेते हैं कि सपोज दैट वो दो अणुओं में टूट गया, तो उसे हम कहेंगे डाइसैकेराइड्स। अभी हमने यहां लिखा भी था डाइसैकेराइड्स। अगर वो तीन अणुओं में टूट गया तो उसको हम ट्राइसैकेराइड कहेंगे। अगर चार अणुओं में टूट गया तो उसे हम टेट्रासैकेराइड कहेंगे। उदाहरण भी हम आपको बता दें, अभी मैंने कहा था डाइसैकेराइड्स का भी डिफिनेशन क्या होगा। अब तो आप डिफिनेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स था कि वह कार्बोहाइड्रेट जो जल से क्रिया करने के बाद किसी भी कार्बोहाइड्रेट अणुओं में विघटित नहीं होते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। फिर ओलिगोसैकेराइड का डिफिनेशन जब आपको पता चला तो इसमें भी यही जानकारी थी कि वह कार्बोहाइड्रेट्स जो जल से क्रिया करने के बाद दो या दो से अधिक अणुओं में विघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। अब उसी में तीन पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो इस तीनों पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या होगा। वेरी सिंपल, आप उसी में जहां दो या दो से अधिक कहे थे वहीं आपको दो कह दीजिए डाई का हो गया, तीन कह दीजिए ट्राई का हो गया, चार कह दीजिए टेट्रा का हो गया, उसी डेफिनेशन में। चलिए हम चेंज करके भी बोल देते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल से क्रिया करने के बाद दो कार्बोहाइड्रेट अणु टूट जाते हैं वो डाइसैकेराइड कहलाते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल से क्रिया करने के बाद तीन कार्बोहाइड्रेट्स अणुओं में टूट जाते हैं ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। अगर चार में टूट जाएंगे तो टेट्रासैकेराइड्स कहलाएंगे। डाइसैकेराइड्स के तीन उदाहरण हैं। अब यहां भी आपको कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। पहला है C12H22O11, इसे हम सुक्रोज कह देते हैं। अब इसको बाद में लिख लेते हैं ट्राई और टेट्रा, पहले डाई पे चर्चा कर लेते हैं। इसे क्या कहेंगे? सुक्रोज। अब दूसरा क्या है? C12H22O11, तीसरा भी C12H22O11। पहले को हमने सुक्रोज कहा, दूसरे को चलिए माल्टोज कह देते हैं, तीसरे को हम लैक्टोज कह देते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले भी आपको बता रखा था इस बात को। अब यहां भी आपके मन में इसी बात का संदेह है कि सुक्रोज के भी फार्मूले सेम, माल्टोज का भी फार्मूला सेम और लैक्टोज का भी फार्मूला सेम। इससे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। जहां हमने सुक्रोज लिखा वहां आप लैक्टोज लिख दीजिए, जहां माल्टोज लिखा वहां सुक्रोज लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट इतना याद रहे कि जल से क्रिया करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो सबका फर्क होगा। कैसे? अगर हम इससे क्रिया करें जल से, सपोज दैट जल से हम क्रिया करा देते हैं, अब यहां पर जो काम हमने मोनोसैकेराइड में किया था वो यहां भी कर लेते हैं। यहां कार्बन की संख्या हमारे पास 12 है, हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 22 और 2 24 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 11 हो गई। बटे 1 करने पे वही रहेगा, 11 और ये 12 हो गया। अगर हम बटे 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? C6 मिलेगा और H
12 मिलेगा और O6 मिलेगा। मिला क्या? C6H12O6 C6H12O6। इसको देखने के बाद आपको कुछ याद आया होगा। अभी 2 मिनट 1 मिनट पहले हमने इसी एग्जाम्पल्स को लिखा था और कहा था कि ये सेम है, नाम अलग अलग है। तो उनको ये भी कहा था कि ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे अणु हैं, ये भी हमने कहा था। ये इससे छोटा अणु कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं हो सकता, इससे बड़े बहुत होंगे। जैसे इसको देखिए आप, इसको देखिए, इसको देखिए, ट्राई में और पढ़ेंगे, टेट्रा में और पढ़ेंगे, पॉली में और पढ़ेंगे। ये 2 में टूट गया। याद रखिएगा, अगर डाइसेकेराइड का सुक्रोज 2 अणु में टूटेगा तो उसमें से एक ग्लूकोज का होगा, एक फ्रक्टोज का होगा। एक ग्लूकोज का होगा और एक फ्रक्टोज का होगा। यहां आप अगर चाहें तो इसको यहां लिख दीजिए, इसको यहां लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट इतना याद रखिएगा, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हम सही लिखेंगे। जो ग्लूकोज होगा उसी के नीचे ग्लूकोज, जो फ्रक्टोज है उसके नीचे फ्रक्टोज लिखेंगे। अब ये हमारा माल्टोज है। माल्टोज की अगर हम क्रिया कराएंगे, अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसको चेक भी कर लीजिए। यहाँ आपके पास कार्बन की संख्या 12 है, इधर मिलाइए, दोनों अणुओं को मिलाकर कार्बन 12 है। यहाँ आपके पास हाइड्रोजन 22 और +2 24 हुआ। इधर देखिए, इस अणु में 12 और इसमें 12 24 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 11 है और ये मिला करके 12 हुआ। अब यहाँ देखिए 6 और 6 12 हो गया। यानी आपको ये भी हमेशा कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा इक्वेशन बैलेंसिंग। इक्वेशन बैलेंसिंग में आपको याद होना चाहिए कि जो अभिकर्मक आप मिलाएंगे तो प्रोडक्ट और अभिकर्मक, उत्पाद और अभिकर्मक दोनों का जो अणुओं का तालमेल है वो दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होगा तभी आपका रिएक्शन बैलेंस कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर 12 कार्बन तो उधर 24 हो जाए। ये आप चेक कर लीजिए कि जितने भी अणु परमाणु हमारे इधर हैं उतने भी उधर हैं या नहीं हैं, तो आप साफ साफ देख सकते हैं। अब माल्टोज की अगर हम क्रिया कराएंगे तो फिर हमको क्या मिलेंगे? 2 अणु मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। फिर इसका भी अगर कराएंगे तो इसमें भी हमको 2 ही मिलेंगे, लेकिन इनके नाम चेंज होंगे। माल्टोज अगर 2 टूटेगा तो इसके दोनों अणु जो होंगे वो ग्लूकोज के होंगे। किसके होंगे? ग्लूकोज के होंगे। अगर लैक्टोज टूटेगा तो इसमें एक ग्लूकोज होगा और एक गैलेक्टोज होगा, गैलेक्टोज का होगा। चलिए, डाइसैकेराइड्स के 3 एग्जाम्पल कौन कौन, इसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपसे कोई डाइसैकेराइड पूछता है तो सीधा आपसे ये पूछा जाएगा कि डाइसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड्स क्या है। तो आपको उसका सटीक जवाब ये देना है कि डाइसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। अब आपसे पूछा डेफिनेशन क्या है, तब आपको कहना है कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन के पश्चात 2 कार्बोहाइड्रेट्स के अणुओं में टूट जाते हैं, डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। फिर आपसे एग्जाम्पल्स अगर पूछा जाए कि डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो आपको कहना है, एक फार्मूला याद करना है, 3 नाम बताना है। एक फार्मूला याद करना है और 3 नाम बताना उसी का, बार बार। एक बार सुक्रोज कहना है, एक बार माल्टोज कहना है, एक बार लैक्टोज कहना है। लेकिन जब रिएक्शन करके बताना है तो माइंड में रखना है कि सुक्रोज की जल से क्रिया कराएंगे तो एक ग्लूकोज होगा, एक फ्रक्टोज होगा। अब अगर माल्टोज की जल से क्रिया कराएंगे तो एक अणु ग्लूकोज का होगा, दूसरा भी ग्लूकोज का होगा। अब अगर लैक्टोज का जल से क्रिया कराएंगे तो एक ग्लूकोज का होगा और एक गैलेक्टोज का होगा। यहां आपको सतर्कता बरतनी होगी। एग्जाम्पल तो आप भर्राटे बता सकते हैं। अब ओलिगोसैकेराइड्स का पहला टॉपिक हमने बताया था डाइसैकेराइड्स, दूसरा कहा था ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स।
ट्राइसेकेराइड में परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं। जहां 2 कहा था आपने वहीं 3 कह दीजिए, अर्थात वह कार्बोहाइड्रेट जो जल से क्रिया करने के बाद 3 कार्बोहाइड्रेट्स अणुओं में टूट जाते हैं, ट्राइसेकेराइड्स कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण है, और उदाहरण में C18 जुगाड़ से अगर हम सेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि 1 में 6 है, अगर 3 होगा तो 18 होगा। और H कितना कर दिया जाए, 3 का गुणा करेंगे अगर आप, 1 में 12 होता है तो 36 तो लाना है हमको। चलिए 36 ले आते हैं, लेकिन 36 अभी नहीं लाएंगे, अभी हम केवल 32 लेंगे। और ऑक्सीजन भी हमको 18 लाना है, तो 18 के बजाय कितना ले लिया जाए। चलिए दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमको यहाँ लेना है पानी 2, तो 2 ऑक्सीजन इसका। अब हमको पूरा करना है 18, तो कितना रखेंगे, यहाँ 16 रख देते हैं। चलिए ट्राइसेकेराइड्स में एक उदाहरण मैंने लिया, इसका नाम भी क्या है, रेफिनोज। क्या है, रेफिनोज। अगर हम इसमें जल के 2 अणु ले लिए, क्रिया करा देंगे, यहाँ 18 है और 4 अगर हमें और मिल जाए कितना हो जाएगा, अगर 4 हमें और मिल जाए, यहाँ 18 है। अब जल से क्रिया करने के बाद आपको डेफिनेशन भी लिखाए हैं कि वह कार्बोहाइड्रेट जो जल से क्रिया करने के बाद 3 कार्बोहाइड्रेट्स के अणुओं में टूट जाते हैं, ट्राइसेकेराइड कहलाते हैं। तो अगर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, और हमें यह भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा उदाहरण आपके सामने दिख रहा है, तो C6 3 होंगे। चलिए अब यहाँ 32 है, 4 अंक और मिला 36 हुआ, और 36 में अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, शायद 12 ही आएगा, 12 3 36 होगा। चलिए O6 3 अणु हमको मिल गए। आप तो पहचान रहे ही इसको, C6H12O6 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 3 अणु मिले। अब यहाँ बहुत नॉर्मल सी बात है कि एक ग्लूकोज का होगा, एक फ्रक्टोज का होगा, एक गैलेक्टोज का होगा। अब जिसके सामने आपको जो नाम लिखना अच्छा लगे वही लिख सकते हैं आप। यहाँ ग्लूकोज चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ फ्रक्टोज लिख देते हैं, यहाँ गैलेक्टोज लिख देते हैं। 3 अणु हमको मिल गए। आप देख सकते हैं कि ट्राइसेकेराइड्स का एक एग्जाम्पल हमने दिया जिसका नाम है रेफिनोज, फार्मूला है C18H32O16 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स हमने वाटर के ले लिए, हमको मिल गया 3 अणु कार्बोहाइड्रेट्स। अर्थात इसी रिएक्शन से हम परिभाषा भी तैयार कर सकते हैं। परिभाषा भी हमने आपसे कहा है कि वह कार्बोहाइड्रेट्स जो जल से क्रिया करने के बाद 3 कार्बोहाइड्रेट्स अणुओं में, ये भी तो कार्बोहाइड्रेट्स ही है, और 3 अणु है, 3 अणुओं में टूट जा रहे हैं, इसके मतलब ट्राइसेकेराइड 2 में टूटते थे तो डाइसेकेराइड्स। अब अगला एक है टेट्रासेकेराइड्स। टेट्रासेकेराइड्स का बैकग्राउंड भी हम पीछे से देखेंगे। मोनोसेकेराइड्स का जो आपने डेफिनेशन तैयार किया था कि वह कार्बोहाइड्रेट जो जल से क्रिया करने के बाद 2 कार्बोहाइड्रेट्स अणुओं में विघटित हो जाते हैं। मोनोसेकेराइड्स में आपको बताया गया कि वह कार्बोहाइड्रेट्स जो जल से क्रिया करने के बाद किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स अणु में विघटित नहीं होते, मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। अगर 2 में हो जाते थे विघटित तो डाइसेकेराइड्स कहलाते थे, 3 में होते थे तो ट्राइसेकेराइड्स कहलाते थे। अब की बार जाहिर सी बात है कि जहाँ आपने 1 को नहीं किया, संख्या 0 रखा तो मोनोसेकेराइड हुआ। अगर 2 कर दिया आपने तो डाई हो गया, 3 किया तो ट्राई हो गया, 4 करेंगे तो टेट्रा हो जाएगा। आपको केमिस्ट्री की गिनती तो याद ही होगी कि 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, टेट्टा, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे 100 तक गिनती आप जानते होंगे। चलिए
इसका उदाहरण हम ले लेते हैं। इसका उदाहरण स्टेकाइरोज है। क्या है? स्टेकाइरोज। C24H42 और O की बात अगर हम करें तो 21 ले लेंगे और इसमें हम 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे वाटर के और हमें 4 मोनोसेकेराइड्स मिल जाएंगे। 4 मोनोसेकेराइड्स C6H12O6। अब जगह नहीं बच रही, इसके नाते हम यहाँ 2 लगा देते हैं। आप समझ सकते हैं, एक मोनोसेकेराइड्स अणु ये है, एक ये है, और इसके आगे 2 लग जाने का मतलब ये हुआ कि ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये 2 बार हैं। 2 बार का मतलब यही चीज़ एक बार और है। इसको तो आप समझते ही होंगे। अब ये कौन, इनका नाम क्या क्या होगा, ये कौन कौन से लोग हैं, तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सा अणु मिला। तो इसमें 2 गैलेक्टोज के होंगे, एक ग्लूकोज का, एक फ्रक्टोज का होगा। फिलहाल हमें टेट्रासेकेराइड समझने के लिए ये कहना होगा स्टेकाइरोज इसका नाम है, ये वाटर है। इसमें से एक अणु ग्लूकोज का होगा, एक फ्रक्टोज का होगा, 2 गैलेक्टोज के होंगे। कुल मिलाकर के 4 कार्बोहाइड्रेट्स के अणु होंगे और 4 आप प्रेजेंट टाइम में अपने सामने देख सकते हैं। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया और 2 ये, यानी 1 1 2 और 2 4 कार्बोहाइड्रेट्स अणु मिल गए। इस नाते आपकी परिभाषा भी यही थी कि वह कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन के साथ क्रिया करके या जल के साथ क्रिया करके 4 मोनोसेकेराइड अणुओं में या 4 कार्बोहाइड्रेट्स अणुओं में विघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, वो आपके टेट्रासेकेराइड्स कहलाएंगे। इसका नाम एक बार पुनः फिर से हम बता दे रहे हैं, स्टेकाइरोज है, ये वाटर है। इसमें से 2 गैलेक्टोज के होंगे, एक ग्लूकोज का होगा, एक फ्रक्टोज का होगा। हम अपने टॉपिक आज की यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले दिन पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉलीसेकेराइड। उससे पहले हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि आज के इतने समय में जितना भी टॉपिक्स हमने पढ़ा है, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा कोई टॉपिक, तो आप कमेंट लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए अग्रसर रहेंगे। बस आपको मेहनत से समझना है और समझने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसे आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर दे सकते हैं। धन्यवाद।